फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताएं कि आप लोग के पास मेरी ऑडियो और वीडियो ये दोनों क्लियर है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये कंफर्म करें, फिर हम लोग सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम लोग फिर सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास की कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट और प्रीवियस क्लासेस ये बताएं कि किसी प्रकार की कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हैं और कैसी चल रही है पढ़ाई? एनी डाउट्स ऑफ एनी प्रीवियस क्लास? डाउट कुछ है तो आप लोग अराइज कर सकते हैं, तब तक और भी बच्चे हैं जो सेशन से जुड़ जाएं, लाइव हो जाएं, ठीक है। क्योंकि आज जो है मैंने कहा था कि आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोग जितने भी टॉपिक कवर किए हैं केवल उस पर बेस्ड होगी एमसीक्यूज, और कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए बीपीएससी को भी लेकर के चलेंगे। तो ये दोनों जो हमारा एक टारगेट है कि इस तरह से हमें क्या करना है, चलना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इनमें से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? विच ऑफ दिस टेक्स्ट यूजेस द वर्ड व्रात्य फॉर द पीपल लिविंग इन द मगध रीजन? ओके नाउ, सो ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ, ब्राह्मण। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिए, कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग भी थोड़ा सा आंसर करें, ठीक है। जिन लोगों को आता है तो क्वेश्चन का आंसर करें। इससे क्या होगा, अपना आकलन जो है या अपना मूल्यांकन, अपना इवैल्यूएशन आप लोग खुद करें कि कितने क्वेश्चन जो आप दे पा रहे हैं, प्रीवियस क्लास का कितना आपको ध्यान है, कितनी पॉइंट्स को आपने याद रखा है जो मैंने आप लोग को क्लास में बताया है। चलिए तो इसी के साथ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग राजेश, कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है, ओवरऑल रिवीजन कैसी चल रही है? चलिए तो इस जो क्वेश्चन दिया गया है व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके आंसर को देखेंगे, फिर इस अदर पॉइंट्स पे जाएंगे। इस शब्द के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किस वेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है आपका ऋग्वेद में। ओके, ऋग्वेद में कहा गया है, यह ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में क्या किया गया था? जो आपका मगध जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यानी इस निवास स्थल को क्या बोला गया? मगध के क्षेत्र में यानी इस स्थल को बोला गया था कीकट। कीकट इस शब्द का प्रयोग किया गया था। कीकट का मतलब होता है अपवित्र स्थल, है ना, अपवित्र स्थल। किसके लिए बोला गया यह? तो यह मगध क्षेत्र के लिए बोला गया था। और हमारा क्वेश्चन किस पे पूछा है? व्रात्य शब्द के लिए। तो कीकट यानी अपवित्र, ये क्षेत्र हो गए, स्थल हो गया। ओके, एंड अनदर वन, इस स्थल पे यानी इस अपवित्र स्थान में रहने वाले लोगों के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, जिस वर्ड को यूज किया गया, वह था आपका व्रात्य। यानी व्रात्य का मतलब क्या होता है? व्रात्य मीन्स पतित, व्रात्य मीन्स पतित। ओके, ये ध्यान रखना है, पतित होता है यानी अपवित्र स्थल में रहने वाले लोगों को पवित्र कहा, पतित कहा गया। किसके द्वारा? तो यह ऋग्वेद से। ये हमें एविडेंस कहाँ से मिला है? तो ऋग्वेद से मिला है। नाउ अनदर वन, अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को ये जो ब्लैक पेन मतलब विजिबल है, बोर्ड विजिबल हो रही है? ये बोर्ड विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बार जरा कंफर्म करें काइंडली, बोर्ड विजिबल हो रही है? नाउ जो लिख रही हूँ ब्लैक पेन से वो क्लियर दिखाई दे रही है, क्लियरिटी से दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? क्योंकि मुझे मैं ऑन बोर्ड हूँ ना, तो ये लग रहा है जैसे शायद कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा है। नाउ ये हो गया। इसके अलावा अथर्ववेद एक वर्ड यहाँ पर मेंशन है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों को व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया, और यह जो व्रात्य शब्द आप देख रहे हैं ये केवल और केवल जो बोला गया कि हाँ एक कीकट अपवित्र स्थल और उसके साथ व्रात्य ऋग्वेद में है, मगध के लिए बोला गया। अनदर जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है वह यह है कि अथर्ववेद में मगध जो सबसे प्रथम जो उल्लेख मगध का मिला है वो किस में मिला है? तो अथर्ववेद में। दूसरी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि अंग देश की जो हमें जानकारी मिली वह भी अथर्ववेद से ही मिली, ठीक है। अनदर इंफॉर्मेशन क्या होगी? अथर्ववेद से अंग के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। अंग एवं मगध, इन दोनों का उल्लेख जो है इसकी जानकारी का सोर्स है ये। ओके, मगध क्षेत्र में लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह है ऋग्वेद में। लेकिन अथर्ववेद ने क्या किया है? तो यह आपका अंग एवं मगध, इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, अथर्ववेद का। अनदर वन, अगर हम लोग अब अंग पे बात करते हैं, ठीक है, अंग पे अगर बात करते हैं तो अंग देश की राजधानी कहाँ है? अंग की राजधानी उस समय कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा।
ठीक है, चंपा। और अंग का शासक कौन था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महाभारत में आप लोगों ने कर्ण का नाम सुना था, तो कर्ण जो है यह अंग का शासक था, कर्ण। ठीक है, और अंग को सबसे पहले किसने मिलाया था? तो अंग मगध साम्राज्य मिलने वाला जो सबसे पहला अगर जनपद बोला जाए, है ना, तो कौन सा था वो? यह अंग ही था। यानी इसी समय इसके अंग को मिलाने के बाद ही, अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था, और उसके बाद ही बिंबिसार इसने मिलाया, और इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया? बिहार का एकीकरण यहीं से स्टार्ट हो जाता है, बिहार का एकीकरण। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको ध्यान रखेंगे। नाउ ऐसे तो जितने हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं वे आप लोगों को और भी पॉइंट्स मिलेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? इसलिए मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी हमने किया है उसमें एक दो पॉइंट्स जो मैं नहीं बताई जो अन्य के बारे में, उसका कारण यही था कि उस पर क्वेश्चन जो है बेस्ट है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन दिया गया अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, वायुपुराण, शतपथ ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चर्चा इसकी किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, बिहार क्षेत्र की। अनदर वन दिया है वायुपुराण। तो ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग कीकट शब्द का एक यूज किए थे, है ना। कीकट, जिस तरह से ऋग्वेद में कीकट के लिए मतलब अपवित्र स्थल के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, वायुपुराण में भी क्या बोला गया है? मगध क्षेत्र को कीकट ही कहा गया है, यानी अपवित्र स्थल। और वायुपुराण में जो गया है उसको पवित्र स्थल माना गया है। गया को इसके द्वारा यानी वायु पुराण के द्वारा हमें क्या पता चली कि इसने गया को क्या माना? पवित्र माना। लेकिन इसने मगध क्षेत्र को क्या माना? मगध क्षेत्र को इसने क्या माना है? कीकट यानी अपवित्र। ओके, कीकट यानी अपवित्र माना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को वायुपुराण में किसको इसने माना है और किसको नहीं माना है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रागिनी, कैसी हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है? वेरी गुड मॉर्निंग नितिश, कैसे हैं? तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए प्रीवियस क्लास का, अगर करके आए हैं, रिवीजन है तो फटाफट आंसर आप लोग भी किया कीजिएगा। ठीक है, नाउ अथर्ववेद में अभी हम लोगों ने देखा, अथर्ववेद में क्या था कि जो मगध जो जिसकी जानकारी हमें मिलती है ना मगध के बारे में, तो वो अथर्ववेद से ही मिलती है, और मगध की जो आप देखेंगे जानकारी ये हमें महाभारत से में भी मिलती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अंग में भी उल्लेख है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में नवपाषाण कालीन जो संस्कृति है यानी न्योलिथिक जो कल्चर है, इसके महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? चिरांद, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रेड बोर्ड कम दिखता है। ओके, मतलब रेड नहीं करवाऊँ ना? ठीक है, हालांकि ये चेंज अभी तो नहीं हो पाएगी, बैकग्राउंड अभी चेंज नहीं हो पाएगा। अगली क्लास में जो है जब MCQs का लूंगी तो बैकग्राउंड चेंज करवा दूंगी। ठीक है, चलिए। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति यानी जो आपका न्यूलिथिक एज बोला गया है कल्चर है, उसके महत्वपूर्ण स्थल इनमें से कौन है? A, B, C, D। चिरांद, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है BPSC में आपको पूछा करता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्लैक पेन कम विजिबल हो रही है। ओके, मैं चेंज कर देती हूँ, मैं व्हाइट पेन कर देती हूँ, ब्लैक कम विजिबल हो रही है तो। ओके, नाउ तो यहाँ पर चिरांद, इसका राइट आंसर क्या होगा? चिरांद हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा कि अनदर जो चिरांद जो सारण में है और दूसरा नवपाषाण काल के जो स्थल हैं, एक चिरांद यानी सारण और दूसरा आपका चेचर वैशाली। दूसरा क्या है? नवपाषाण में केवल दो स्थल, एक हो गया चिरांद और दूसरा कौन सा है? आपका चेचर। बस ये दो स्थल के नाम जो है आपको ध्यान रखना है, और इसमें आपको कुछ ऐसा याद नहीं रखना है। ठीक है, चेचर यानी कहाँ है? या वैशाली में है, चेचर वैशाली। ओके, चलिए। इसके अलावा अगर अब बात की जाए यहां पर, ये हो गया नाउ जो आपका न्यूलिथिक एज में आता है। अगर मैं बात करूं कि न्यूलिथिक एज जो है आपका, इसका टाइम पीरियड क्या है? न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? तो कब से कब तक होगा? न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? यह कब से कब तक होगा? बताएं, न्यूलिथिक एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है? अच्छा, एक सेकंड, मैंने कोशिश करती हूँ कि एक बार अगर बोर्ड चेंज हो पा रहा है तो चेंज करने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विजिबल ऐसा हो रहा है। एक मिनट में बात करके देखती हूँ। ठीक है, चलिए।
ठीक है नाउ सो तो ये हो गई। हाँ तो हम लोग कहाँ तो देखते हैं, अगर चेंज हो पाया तो ठीक है, अदरवाइज मैनेज आज कर लीजिए, अगली क्लास में चेंज हो जाएगी बोर्ड की कलर। ओके नाउ तो चिरान सारण हो गया। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि इसका टाइम पीरियड क्या है, जो आपका न्यूलिथिक एज है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है न्यूलिथिक एज का। तो ध्यान रखिएगा इसका टाइम पीरियड कब से कब तक दिया गया है, तो 2500 से लेकर के 1500 तक बीसी तक। ठीक है 2500 से लेकर के 1500 बीसी तक जो दिया गया आपका न्यूलिथिक एज का टाइम दिया गया है। नाउ दूसरी चीज है यहाँ पर आप देख, और इस न्यूलिथिक के एज में जो इंस्ट्रूमेंट्स या औजार पाए गए वो किस तरह के होते थे, तो वो बहुत शार्प होते थे, जस्ट लाइक जैसे आपका बहुत हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे औजार जो है यहाँ पाए गए। इस टाइम पे क्या हो गया था न्यूलिथिक एज में जो है आपके बहुत ही स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स यानी छोटे छोटे औजार जो हैं पाए गए हैं। ठीक है जैसे फॉर द एग्जाम्पल ब्लेड था, ठीक है ब्लेड था, या फिर इसके अलावा स्क्रीपर्स थे, यानी क्या बोल सकते हैं आपका जो छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट जो नुकीले पदार्थ, ठीक है इस तरह से आप ये बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि बोला गया है मुंगेर है। मुंगेर को जो आप देख रहे हैं, मुंगेर एक ऐसा स्थल है जो पूरा पाषाण काल में भी था और यह मध्य पाषाण काल का भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका बोला गया है मुंगेर, मुंगेर जो है इन दोनों में है। ठीक है मुंगेर एक ऐसा स्थल है जो आपका पैलोलिथिक में भी है और मेसोलिथिक में भी है। पैलोलिथिक ओके यानी आपका पूरा पाषाण में भी है और आपके किस में है, यह मध्य पाषाण में भी है। मध्य पाषाण ओके मध्य पाषाण में भी है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा है। ठीक है मध्य पाषाण और पूरा पाषाण मुंगेर हो गया। अनदर वन हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, मुंगेर को लेकर के अगर पूछता है तो, और मध्य पाषाण काल के जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे भी जो जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूर्व पाषाण काल जो रहा, पूर्व पाषाण काल में आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया गया, तो पूर्व पाषाण काल में आपके जो हैं फाल वगैरह है ना, फाल और आपका फाल, कुल्हाड़ी, खुरपी, ठीक है इस प्रकार के औजार जो हैं आपके कब पाए गए थे, ये पूरा पाषाण काल में, यानी बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जा रहा था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो क्या हो गया, पत्थर जो है थोड़े से आपके नुकीले बनाए जाने लगे, जैसे फॉल हो गया या आपका कह सकते हैं जो आपकी नुकीली जो औजार हो गई, इन सब का निर्माण किया जाने लगा। कब, तो ये किया गया मध्य पाषाण काल में। ठीक है और मुंगेर जो है इसका जो स्थल है यहाँ से पाए गए औजार। दूसरी इंफॉर्मेशन है यहाँ जो आप देख रहे हैं कि भागलपुर और नालंदा को लेकर के, तो यहाँ पर औजार के लिए कुछ भी आपके बिहार के इतिहास में ऐसे कोई भी यहाँ पर आप नहीं मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीजें यहाँ से जो है नहीं पाई गई है। तो केवल और केवल कौन कौन सा हो जाएगा, चिरांद, मुंगेर, और अगर पूरा पाषाण काल के स्थल की बात की जाए तो क्या होगा, जेठिया गया का होगा। ठीक है जेठिया, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है जेठियन गया, जेठियन गया ओके। भीम बांध मुंगेर, और मुंगेर का कौन सा स्थल है, भीम बांध, इसको ध्यान रखिएगा, भीम बांध मुंगेर। ठीक है ये किसके हैं, ये हैं आपके पूरा पाषाण काल के, केवल ये 3 स्थल को ध्यान रखना है। अगर मध्य पाषाण काल की बात आती है तो मुंगेर को ध्यान रखेंगे, नव पाषाण काल की बात आएगी तो चिरांद और चेचर को। तो ये जो आपके केवल कितने हो गए, 3 यहाँ हो गए, मुंगेर कॉमन हो गया, चिरांद एंड चेचर। तो 5 से 6 नाम आपको केवल यहाँ पर स्थलों को ध्यान रखना है जो आपके पाषाण से संबंधित हैं। ओके नाउ अनदर वन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नालंदा। नालंदा ठीक है नालंदा किससे संबंधित, अच्छा नालंदा यहाँ मेंशन है, ये किससे संबंधित है, तो यह आपका पूरा पाषाण काल से यह संबंधित है। किससे है, पूरा पाषाण काल से या पूर्व पाषाण काल से। पूरा पाषाण या पैलोलिथिक एज हो गया या आपका पूर्व पाषाण काल से यह संबंधित है। तो यही 4 से 5 नाम केवल आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बिहार में नव पाषाण कालीन संस्कृति, इसके बाद जो संस्कृति आती है वह था ताम्र पाषाण संस्कृति। ठीक है चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर देना आसान होगा, पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक, नव पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिहार के चिरांद और चेचर, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है नव पाषाण से। चिरांद एंड चेचर, चिरांद कहाँ है, सारण में हो गया, चेचर वैशाली में हो गया। बिल्कुल आपको ध्यान में रहना चाहिए, गलती से भी गलती अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें कौन महाजनपद जो है बिहार में नहीं था। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ी सी रॉन्ग है कि बिहार में नहीं था, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन सही है कि कौन सा जो जनपद है वो बिहार में नहीं था। हाँ थी, लेकिन हमारे ना बिहार में सिंधु सभ्यता का ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस समय तक वहाँ पहुँचा नहीं था। ये तो बाद में जो आर्यों का जो समय रहा है, आर्यों में भी उत्तर वैदिक जब टाइम आया है तो वहाँ पर एविडेंस जो है मिले हैं, है ना। हालांकि सिंधु और आर्य में एक डिफरेंस देखा जाता है, इस जो कल्चर रही है दोनों की, इसमें एक ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन बिहार में जो आप देखेंगे तो बिहार में जो पाए गए एविडेंस कब से हैं, तो यह उत्तर वैदिक काल के समय से पाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने बताया भी था, वो सप्त संध्या प्रदेश वाला जो है मैंने आप लोग को क्लास में बताया भी था, ठीक है। चलिए, कौन सा महाजनपद जो बिहार में नहीं था, वत्स, अंग, मगध, वज्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चूंकि जो 16 महाजनपद की बात की गई है उनमें से 3 जो हैं केवल आपके बिहार में, और वो तीनों यहाँ पर मेंशन है। 3 जो बिहार में हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और जो नहीं है वो है आपका वत्स, जिसकी राजधानी कहाँ रही, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, है ना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और इस वत्स को किसने मिलाया था, इस वत्स को किसने मिलाया था मगध में, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग। उसने वत्स को क्या किया था, मगध में मिला लिया था, ठीक है। इसने मिलाया था मगध में, मगध में इसको मिला लिया गया था। किसने मिलाया, शिशुनाग ने, शिशुनाग, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, अच्छा ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चंस तो और आएंगे ही, वहां भी बता दूंगी। इसने अवंती पर विजय प्राप्त करने वाला भी यही शासक था, है ना। अवंती पर जो सबसे पहले जो सर्वप्रथम विजय प्राप्त किया वह भी यही शासक था। और वत्स की अगर बात की जाए कि इसकी कैपिटल राजधानी कहाँ रही, कौशाम्बी, कौशाम्बी, ठीक है, वत्स कौशाम्बी। तो इसको ध्यान रखना, ये एक महाजनपद रहा जो कि मगध में मिला लिया गया। और इन तीनों में सब ऐसा कौन सा था, तो यह था अंग, जो कि मगध में मिलाया, सबसे पहले अंग को मिलाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, बिंबिसार के द्वारा। अंग देश का राजा कौन था, तो यहाँ का राजा कौन था, कर्ण था, ठीक है। चलिए, ये हो गई। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 16 महाजनपद में से बिहार में कौन कौन से हैं, ये तो पूछा नहीं था, हो सकता है ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन था, उपरोक्त में से 2, उपरोक्त में से 4। तो ये 3 नाम को हमेशा ध्यान रखिएगा, अंग, मगध और वज्जी संघ। वज्जी संघ में भी जो आपके टोटल सदस्य हैं, जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ इस देश में वर्तमान में बोलते हैं ना, या कि हमारा जैसे अफ्रीकी संघ हो गया, यूनियन संघ हो गया, तो इसमें कुछ देश शामिल होते हैं, है ना। उसी प्रकार से वज्जी संघ में भी उस समय जो सदस्य, उनको सदस्य बोला जाता था, तो उसमें 8 कुलों का नाम लिया गया है। तो इसमें वज्जी संघ में जो है कितने हैं, तो इसमें 8 सदस्य इसमें शामिल है वज्जी संघ में, ध्यान रखिएगा। और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो वज्जी हो गया, फिर आपकी लक्ष्मी हो गई, ज्ञात्रिक हो गया, वैशाली है, विदेह है। तो ये जो है 3-4 नाम को ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन जो है अगर बनेंगे भी तो यहीं से बनेंगे, अदरवाइज अन्य जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं है बिहार के संदर्भ में। अब तो केवल इतना है कि जितने मेन चीजें हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ना है ना, क्योंकि 17th को पेपर है आप लोगों की। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है, विदेह राज्य का उल्लेख अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और आचरण सूत्र में। आचरण सूत्र है ये, आचरण सूत्र, ठीक है। तो बोला गया है कि इसका उल्लेख सबसे पहले किस में है, विदेह राज्य का उल्लेख, तो क्या होगा, अथर्ववेद, यजुर्वेद। का राइट आंसर हो गया यजुर्वेद में जो है विदेह राज्य का उल्लेख किया गया है। विदेह राज्य से संबंधित कौन सा वर्तमान का अगर बोला जाए तो क्या होगा, विदेह राज्य का मतलब हो गया वर्तमान का मिथिलांचल, मिथिलांचल। और मिथिलांचल से क्या मतलब है, मधुबनी, दरभंगा वाला जो क्षेत्र आपका आता है, ये किससे संबंधित है, या मिथिलांचल उन्हीं को बोला गया है ना, मधुबनी, दरभंगा मिथिलांचल का क्षेत्र है। इनमें से आप भी जो लोग बिहार दे रहे हैं उनको भी जिसकी जानकारी होगी। और दूसरा चीज है यजुर्वेद में, एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा कि यजुर्वेद में क्या चीज दी गई है, तो इसमें यज्ञों से संबंधित नियम, जैसे सपोज कि यज्ञ कैसे करना है, उसके विधि विधान क्या होने चाहिए, ठीक है। होता ना कि हाँ सबसे पहले आप, ऐसा तो है नहीं कि चलो बहुत लोगों को पूजा करने के
प्रक्रिया नहीं पता होती तो लोग जैसी आस्था उस हिसाब से अपनी पूजा करते हैं। लेकिन जब यज्ञ करते हैं तो पहले क्या होता था, आहुति देना है या पानी देना है, कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। तो ये जो यज्ञ के संबंधित नियम है वह यजुर्वेद में मेंशन है। ठीक है, यज्ञ संबंधित नियम, ध्यान रखिएगा इसको, यज्ञ संबंधित नियम यह किस में मेंशन है, तो यह आपका यजुर्वेद में। और यहीं पर सर्वप्रथम विदेह राज्य का जो उल्लेख किया गया, तो विदेह हो गई, अंग हो गया, मगध हो गया, किसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, ये हम लोगों ने अभी तक देखा है। इसको बार बार रिकॉल करेंगे क्योंकि अब आपके पास बहुत अधिक टाइम नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं आपको ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, हिस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड करना है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और आपके साइंस सेक्शन, उसके बाद ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे फोकस्ड कीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, देन साइंस, क्योंकि हिस्ट्री और प्लस बिहार की हिस्ट्री से आपके करीब करीब जो है 30 से 32 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। ठीक है, और भी हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, एंशिएंट से बहुत कम क्वेश्चन है। मैंने देखा है एंशिएंट से क्वेश्चन कम है, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन भी है, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी कम है। तो इसलिए हम लोग एंशिएंट और मिडावल इनको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारा 1 वीक और चले, उसमें हमारा ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हो जाए। हम लोग मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस्ड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। एक स्टेटमेंट यहाँ पर अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। बोला गया है बुद्ध के जन्म से पूर्व, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है तो क्वेश्चन पूछना भी मेरा गलत है, नहीं पूछना चाहिए, मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया अभी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में कितने जनपद थे, 16 महाजनपद में यह बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, शतपथ ब्राह्मण, इंडिका, अगुंतर निकाय, अभिधम पिटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले इसका आंसर पे आते हैं अगुंतर निकाय, है ना। एक क्या है यह, एक हम कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी बौद्ध ग्रंथ है ये, है ना, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिससे हमें की किसके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपद की। अगर वहीं जैन कौन सा ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथ हमारा भगवती सूत्र है। तो दो नाम ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपद की जानकारी के लिए 2 ग्रंथ हैं, एक आपका अगुंतर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एंड अनदर वन कौन सी है, जैन ग्रंथ है ना, जैन टेक्स्ट है। तो कौन सा है, तो वह है आपका भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र, इसको ध्यान रखिएगा, यही 2 से। तो हमारा क्या पूछा गया है, ऑप्शन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगुंतर निकाय है, तो आंसर यही हो जाएगा। और इन 16 महाजनपदों में से भी बिहार में कौन कौन से है, अंग, मगध और वज्जी संघ, ये 3 को ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ अब बात करती है शतपथ ब्राह्मण की। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या किया गया है, जो बिहार राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिला, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिला, बिहार का सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण में। एक्चुअली यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया भी था एक स्टोरी, बस 1 मिनट में सुन लेते हैं कि विदेही का जो माधव है वो और उनके जो गुरु है ना, उनके पुरोहित जो हम कह सकते हैं राहु देवगुणा, ये लोग क्या कर रहे थे कि सरस्वती नदी का ये लोग पीछा करते करते कहाँ तक पहुँच गए थे, तो सदा अग्नि का पीछा करते हुए लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, तो सरस्वती को से निकले और कहाँ चले गए, अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा तक पहुँच गए थे। और वहीं पर जो है तब आपको जो शब्द मिलता है बिहार का जो उल्लेख किया गया है, तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है। तो उसके पीछे की कहानी ये है, इसको ध्यान रखना है। तो इसीलिए वजह से सदा नीरा, जो वर्तमान में एक क्वेश्चन आपको पूछता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन से कि गंडक का पूर्व नाम या प्राचीन नाम क्या रहा है, सदा नीरा, ये ध्यान रखिएगा। 9 ये हो गई। इंडिका किसकी है, मेगास्थनीज की इंडिका है। तो इंडिका में क्या मेंशन किया गया है, मैंने आपको बताया था कि इंडिका में किसको मेंशन किया गया है, तो जो आपका सोसाइटी है यानी समाज को लेकर के, नगर प्रशासन को लेकर के इंडिका में मेंशन किया गया है। समाज को मेगास्थनीज ने क्या किया, 7 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया था, है ना। और यहाँ पर जो 30 मेंबर को इसने बोला कि 30 सदस्यों के द्वारा समाज चलाया भी जाता था। तो जितनी भी सदस्य हैं, यानी एक जो समिति थी, 6 समिति में उसको डिवाइड कर दिया कि ईच समिति कंटेन हाउ मच मेंबर, मतलब एक समिति में 5-5 जो है मेंबर की इसने समिति बनाई थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेगास्थनीज की इंडिका किसके बारे में बता रहा है, समाज को लेकर के और नगर के प्रशासन को लेकर के, इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्योंकि पूछता है, जितने पॉइंट्स बता रही हूँ उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं। हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको करने के बाद उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बौद्ध साहित्य में
किस नगर का उल्लेख नहीं है बौद्ध साहित्य में? अच्छा चलिए, बौद्ध साहित्य में इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बौद्ध धर्म का देखेंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ गई है क्योंकि हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया है क्लास में, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं करवाएंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? यानी कौन सी डायनेस्टी से ये रिलेटेड है? कौन कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया गया है मौर्य डायनेस्टी है, नंद है, तो इसको किस वंश से संबंधित है? ये तीनों के तीनों किस वंश से हैं? हर्यक वंश से संबंधित हैं, है ना, तीनों हर्यक वंश से हैं, क्योंकि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है ना। और बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु, और अजातशत्रु का कौन है? उदयन है। और इस वंश को क्या बोला गया है? पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि ये जो वंश किस प्रकार से चला, अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है यह वंश जो है आपका आगे चला है, अपने पिता की हत्या के बाद, तो इसके कारण इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है। तो हर्यक वंश को ध्यान रखना है ना। मौर्य वंश, हाँ एक क्वेश्चन और है यहाँ से, जो क्वेश्चन है जो बनने का एक सीक्वेंस बनता है कि इस वंश को एक क्रम के अनुसार सजाएं, यानी पहले कौन सा वंश था, फिर कौन से वंश रही। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो वृहद्रथ वंश है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हटा दें। अगर वृहद्रथ वंश होता जिसका संस्थापक कौन है? वृहद्रथ रहा है, और उसका पुत्र जो आपका जरासंध था, है ना, जो भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में पराजित हुआ था और उसकी हत्या हुई थी। ठीक है, नाउ तो वृहद्रथ यहाँ नहीं है तो उसे साइड कर दें। अब बात आती है हर्यक वंश की। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश था? तो यहाँ पे लिख ले, हर्यक वंश के बाद था आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक वंश में उदयन के बाद क्या होता है, जो शासक बनते हैं वो बहुत ज़्यादा वैसे शासक नहीं रहे, बहुत मजबूत शासक नहीं थे, सबल नहीं थे, जिसके कारण वो वंश का क्या हो गया, उस वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, है ना, उसको क्या किया गया, वो हटा, और हटा नहीं उसे हटाया गया, और शिशुनाग जो है ये क्या किया, शिशुनाग वंश की स्थापना की। फिर शिशुनाग वंश में क्या हुआ, अगेन सेम चीज, इनका क्या होता था कि अगर जो शासक, आप मैंने क्लास में बताया था कि अगर वो सबल नहीं है, नहीं चला पा रहा है, तो उसके बाद कोई और दबाया और उसकी हत्या किया, वो शासक बन बैठा। तब आता है आपका नंद वंश, क्योंकि शिशुनाग वंश में भी यहाँ की भी स्टोरी यही रही कि शिशुनाग के बाद कालाशोक का नाम आता है, जिसके समय में एक आपका सेकंड बुद्ध काउंसिल जो किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगति की गई थी। और उसके बाद भी जब वो घूम रहा था पाटलिपुत्रा में, क्योंकि राजधानी वहां थी, जब वो घूम रहा था तो महापद्मनंद ने उसकी हत्या की, और उसके बाद क्या किया, नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये हो गई। और नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन रहा, घनानंद। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बता रही हूँ, संस्थापक और अंतिम शासक, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, घनानंद। और घनानंद क्यों, इसने क्या किया था, तो चाणक्य की बेइज्जती की, उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मौर्य के साथ जाकर के मिल गया, और इस वंश का अंत हुआ, मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ मौर्य वंश। तो ये चारों का सीक्वेंस और क्रम जो है कुछ इस प्रकार से है, इसको ध्यान रखिएगा। अनदर वन, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध चिकित्सक जो चरक है वो किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के। अच्छा, चरक का नाम आ गया है। क्लास तो करवाई नहीं हूँ, कनिष्क तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, इसका आंसर तो कनिष्क होगा। कनिष्क तक पहुंचे नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को इमिट कर दें। ठीक है, इसका आंसर कनिष्क होगा, वैसे कनिष्क होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली। तो सर्वप्रथम इसकी राजधानी कहाँ रही है? राजगिरी रही है। सर्वप्रथम राजगिरी या राजगीर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जब पाटलिपुत्र जो गई थी, तो शिशुनाग के समय में यह वैशाली शिफ्ट हो गया। शिशुनाग के समय में यह वैशाली शिफ्ट हो गया। फिर कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र, और जो बिल्कुल फिक्स्ड रहा, उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र ही राजधानी बनी रही। तो ये बाद में आई, तो ये पहले, सबसे पहले तो ये, उसके बाद वैशाली गया जो यहां मेंशन नहीं है, फिर यह पाटलिपुत्र आया, और अभी वर्तमान का यह पटना है। ठीक है, चंपा, अंग की राजधानी चंपा रही। यस, हिस्ट्री में बस एक यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड कर लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री, इन दोनों को देख करके जाइए। आपको हिस्ट्री में ओनली 100 लाना है। हिस्ट्री में ओनली 100 लाना है। हिस्ट्री में कैसे 100 आ जाएगा जब क्वेश्चंस इतने आते ही नहीं है, तो 100 कैसे आ जाएंगे? चलिए
ठीक है, क्वेश्चंस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 32 क्वेश्चंस, तो हिस्ट्री में 100 कैसे आ सकते हैं बीपीएससी में, बताएं। नाउ चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा हो गई। हाँ, वैशाली यहाँ दिया हुआ है, तो पहली राजधानी क्या रही, ये थी। दूसरी राजधानी वैशाली बनी थी और तीसरी राजधानी पाटलिपुत्रा बनी, ये ध्यान रखिएगा। इसको किसने बनाया, शिशुनाग वंश के समय में ये था, शिशुनाग वंश के समय में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इनमें से किसके, ये केवल कंफ्यूजन है, डाउट, अगर आपके पास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नोबडी कैन स्टॉप योर मार्क्स, ठीक है, कोई भी आपके मार्क्स को रोक नहीं सकता आपको पाने से। इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, यानी अलेक्जेंडर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, उदयन। इसका राइट आंसर होगा घनानंद, ठीक है। इसके समय में आक्रमण किया था इन ईयर 325 BC, attacked in India, ठीक है, attacked on India in which year, in 325 BC, ओके, 325 BC। और इसकी डेथ कब हुई थी, इसकी 323 BC में क्या हुई, इसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई। और इसके डेथ के बाद ही इसने जिन भी क्षेत्रों को पाया था, मतलब सिंधु से पहले, सिंधु को तो पार कर नहीं पाया ये, सिंधु तक जहाँ तक ये पहुँचा, उसने क्या किया कि इसके बाद यानी 305 में जाकर के इसी का वो पुत्र होता है सेल्यूकस निकेटर, जिसने मेगास्थनीज को एज ए एम्बेसडर, राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो वो जो दहेज में मिला है ना मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रोविंसेस वगैरह जो मिले हैं, वो कैसे मिला था, तो यहाँ पर इसकी डेथ होती है और सेल्यूकस निकेटर अपनी जो बेटी की शादी यहीं पर, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे फादर के द्वारा जिस भी प्लेस को ऑक्युपाई किया गया है, मैं जाकर के फिर से किससे ले लूँ, फिर से जाकर के मैं जो वहाँ पर अभी साम्राज्य जिसका है उससे जाकर के ले लूँ, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो वो इसी उद्देश्य से इन ईयर 305 BC में क्या करता है, इन ईयर 305 BC में अगेन अटैक्ड ऑन इंडिया, ठीक है, भारत के ऊपर फिर से वो चढ़ाई करता है, लेकिन वो हार जाता है। और उसके बाद मतलब मौर्य और सेल्यूकस के बीच में थोड़ा सा वार चलती है, फाइनली संधि हो जाता है। और ये जो वार चलती है इसका इतिहास में किसने है, तो इतिहासकार किसने है, एप्पियानस में लिखा गया है, ठीक है, एप्पियानस के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कल ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसकी डेथ के बाद तो किसके समय में आया था, या घनानंद के समय में। ओके, नाउ उदयन, कालाशोक, महापद्मनम ये नहीं होंगे, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, देवानाम्पिय, व्रात्य, वृषल, उत्तरापत, स्वामीन। तो क्या बोला गया है, इसे वृषल बोला गया है, वृषल। तो इसको याद रखने का तरीका यह है, अगर नहीं याद रहे तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे व देख रहे हैं आप, ये व है, ठीक है, और ये भी व है, तो ध्यान रखिएगा इसे। हालांकि व यहाँ पे भी है, लेकिन व्रात्य ऋग्वेद में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर विशाख यहाँ याद है, ये व है, ये श है, और ये भी श है, बस अंतर ये है कि दोनों श जो है हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अलग अलग श है, बट बोलने में श ही तो बोलते हैं ना, उसे श ही बोला जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करके कर सकते हैं कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था। वृषल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ राजा, वृषल का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ राजा। इस शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। देवानाम्पिय ये किसका नाम है, या अशोक का नाम है, यानी ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड अशोक वॉज एड्रेस्ड बाय विच नेम। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड में जितने भी अभिलेख हैं तो अशोक को जिस नाम से एड्रेस्ड जिस नाम से उसको संबोधित किया गया है तो वह नाम है आपका देवानाम्पियदर्शी, इस नाम से, या देवानाम्पिय भी है या पियदर्शी भी है इस नाम को। और इसी नाम को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इन ईयर 1837 में क्या किया गया था, उसे पढ़ा भी था। तो यही वो नाम था जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, ये अशोक का नाम है। व्रात्य पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किसका मतलब होता है, पतित। तो मगध क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे वहां के निवासियों के लिए पतित शब्द का प्रयोग किया गया, ये हो गई, ठीक है। उत्तरापत स्वामी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या किया था, अपना शरीर त्यागा था। ऑप्शन दिया गया कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने किस पद्धति के द्वारा, तो श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक,
कर्नाटक। और पद्धति कौन सी थी? इनका शरीर त्याग जो किया था उस पद्धति को क्या बोला जाता है? संलेखना पद्धति, यानी उपवास करना, है ना। उपवास के द्वारा स्व इच्छा से क्या करना है? शरीर का त्याग करना, संलेखना पद्धति। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब मगध में 12 साल तक अकाल पड़ा रहा ये भद्रबाहु के साथ, कहाँ, क्योंकि और ये जैन धर्म को इसने अडॉप्ट किया, तो इतना तो समझ में आ रहा है, मुझे इतनी डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 12 वर्ष अकाल भद्रबाहु के साथ कहाँ चला गया? या श्रवणबेलगोला, और वहीं पर जाकर के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, आजीवक संप्रदाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजीवक संप्रदाय। देखिए बिंबिसार जो है एक पहले जो ये लोग शैव धर्म को मान रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था? बिंबिसार के गुरु के नाम को ध्यान रखिएगा, पिंगलवत्स। ठीक है। बिंदुसार के जो गुरु थे या पुरोहित, जिनको भी आप जो माने, वो कौन थे? पिंगलवत्स। पिंगलवत्स। और ये कौन थे? एक प्रोफेट थे, यानी भविष्यवक्ता। प्रोफेट यानी भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता थे ये। ठीक है, प्रोफेट थे। तो इनके प्रभाव में आकर के, और ये भी किससे जुड़ गए थे? ये भी जुड़ गए थे आपके आजीवक संप्रदाय से। ये भी जुड़ गए थे। ये किससे जुड़ गए थे? आजीवक संप्रदाय से। तो बाद में बिंदुसार ने भी क्या किया? आजीवक संप्रदाय को इसने भी अडॉप्ट कर लिया था। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और बिंदुसार की जो पत्नी थी सुभद्रांगी, ठीक है, ये भी खुद ये ब्राह्मण थी और ये इनको बहुत मानती थी, क्योंकि ये खुद पहले जो कह सकते हैं आजीवक संप्रदाय का जो इन्हें अडॉप्ट किया, तो उससे पहले ये खुद एक ब्राह्मण रहे हैं। ठीक है, एक ब्राह्मण थे। तो सुभद्रांगी का जो मैं नाम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अशोक की माता के रूप में एज ए मदर ऑफ अशोक सुभद्रांगी का नाम ही आपको सुनने को मिलेगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना तो किसने किया था? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया है? तो किसने किया है? यह हो जाएगा अशोक के द्वारा, है ना। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कल्हण की राज्य, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। ठीक है, राज तरंगिणी, इससे हमें ये जानकारी मिलती है, राज तरंगिणी से। ओके, कल्हण की पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा, राज तरंगिणी, कल्हण की पुस्तक। और इसी से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक कहाँ पर? तो आपका श्रीनगर जो बसाया गया वो किस नदी किनारे था? तो विदिशा नदी किनारे इसको जो है श्रीनगर शहर को बसाया गया है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन अशोक से। वैसे तो अशोक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, बट हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है, चलिए। अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य जो है स्थित नहीं था? दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि पूरे मौर्य साम्राज्य में अगर आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य को लेकर के अगर इसकी सीमा की बात की जाए तो फ्रॉम क्या हो जाएगा? अगर ईस्ट में देखा जाए तो बांग्लादेश है, और वेस्ट में आपका अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, है ना, उत्तर पश्चिम प्रांत में। और तो यहाँ जो बात की जा रही है कि और ऊपर में क्या हो जाएगा? हिंदू कुश पर्वत। और नीचे कहाँ तक है यह? अगर दक्षिण सीमा की बात की जाए तो कर्नाटक में आकर के यह सिमट जाता है ना, पूरा मौर्य साम्राज्य, जो मैं मैप के थ्रू आप लोगों को क्लास में बताई भी हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पूछा गया है। ठीक है, सीमा तो ये पूछा गया है, दक्षिण सीमा, इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि सीमा कौन सा पूछ रहा है। नाउ स्थित नहीं था, ये ऑप्शन है, ये भी पूछा गया है, स्थित नहीं था। चोल, चेर, पांड्य तीनों ही स्थित थे। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो मौर्य साम्राज्य में आपका केरल और तमिलनाडु, वर्तमान से अगर देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं थे। तो उस संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बताएं? मैंने क्लास में खूब अच्छे से बताया था, मैप को देख करके काफ़ी वो करके, और एक्सपेक्ट भी यही करती हूँ, यही मेरे एस्पिरेशंस भी हैं कि बताएं कि क्या होगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। मैंने बहुत हद तक हिंट दिया है कि कौन सा राज्य स्थित नहीं था। क्या होगा, कोई आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, डी होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य ये तीनों यहाँ स्थित हैं, ये तीनों यहाँ स्थित है। और ये जो मौर्य राज्य है, मौर्य साम्राज्य जो है वह केवल यहाँ तक सिमट गया, कर्नाटक तक सिमट गया था। इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनकी डेथ कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला में, संलेखना पद्धति के द्वारा। और इस अगर इनके बाद की बात की जाए तो बिंदुसार, उसने कुछ खास साम्राज्य जो है विस्तार का नाम नहीं आएगा आपको, ठीक है, सुनने में ऐसा कुछ खास विस्तार जो है नहीं था। अब बात आती है अशोक की। तो अशोक जब शासक बने, इसको रटना की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ध्यान रहेगा। जब अशोक एज ए रूलर जब अपने पद पे अशोक आते हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है आपको मिलेगा 272 BC। लेकिन अशोक के आने के बाद 4 साल तक तो वो केवल अपने पद के लिए, आई मीन राजा बनने के लिए उन्होंने किससे अब संघर्ष किया, तो अपने फादर से किया, क्योंकि उनके फादर क्या चाह रहे थे कि ये ना बने, जो बड़ा भाई है वो बनेगा। लेकिन अशोक ने क्या किया, अपने 99 भाइयों की हत्या केवल एक को छोड़ करके, तिस्सा को छोड़ करके, है ना, 4 साल तक किया। और उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की सत्ता संभाला। तो जब उन्होंने सत्ता संभाला और 4 साल यानी 262 BC है ना, 268 BC, और उसके 8वें साल उन्होंने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर। और उसके बाद तो वो क्या बन गए, पूरे इस अहिंसावादी नीति पे आ गए, यानी धम्म नीति को उन्होंने अपना लिया। तो राज्य विस्तार कहाँ से हो पाएगा, अधिक साम्राज्य का विस्तार कहाँ से हो पाएगा, है ना। तो वो वहाँ पे, और अशोक को इसलिए नहीं याद किया जाता है कि उसने साम्राज्य अधिक विस्तार किया, एक कुशल शासक के रूप में, और धम्म नीति को नॉट ओनली इन साउथ इंडिया बट ऑल्सो इन मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया, इन सभी जगहों में फैलाने के कारण, प्रचार करने के कारण, या ईस्ट एशिया की बात की जाए, जैसे आपका साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार है ना, जावा, बोरोबुदुर, कंबोडिया, यहाँ पे भी प्रचार किया गया। तो इसके लिए अशोक को जो है कहा गया है चक्रवर्ती सम्राट, एज या फिर आप कह सकते हैं इम्पीरियर्स ऑफ इम्पीरियर, है ना, किसे बोला गया, अशोक को। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इसके बाद, अशोक के बाद फिर कोई ऐसा शासक आपको सुनाई देता है मौर्य वंश में जो जिसने कुछ किया हो, कोई ऐसा शासक नहीं आया। तो इसलिए यहाँ केवल यहाँ तक यह सिमट करके रह गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा केरल और तमिलनाडु, अगर ये 2 वर्ड याद है तो चाहे क्वेश्चन में चोल हो या चेर हो या पांडव, अपने आप कर लेंगे, क्योंकि आपको इतनी जानकारी है कि ये क्षेत्र तो, ये तीनों तो यहीं बसे हुए हैं। ये तीनों क्या है, चोल और चेर, ये दोनों आंखें हैं, चोल और चेर, और पांडे जो है उसका वो माउथ है। इतना भी याद रहेगा तो भी कर लेंगे, चोल, चेर और ये पांडे, इसकी आंखें, 2 आंखें और एक आपका क्या हो गया, नाक हो गया, माउथ हो गया, जो भी आप ले, इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको कभी ये सब चीज़ें का ध्यान रख लेंगे, हमेशा के लिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है आपको दोबारा फिर से रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। आपको ये टॉपिक छोड़ भी देंगे कभी भी, आज से 5 साल बाद भी किसी ने अगर पूछा ना, आफ्टर सिलेक्शन भी अगर आपके आगे की जनरेशन ने पूछा ना, तो क्या होगा, आप आराम से समझा देंगे। चोल, चेर, पांडे, 2 आंखें हैं, एक माउथ या नाक, जो भी आप पांडे को मान ले, अपने हिसाब से कंसिडर कर लें, मैं तो माउथ मानती हूँ। ये तीनों हटे हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। इस क्वेश्चन का मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई बताऊं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से कहा था कि आपके पास जब भी ये बात आए कि दीक्षा या शिक्षा इन्होंने किससे ग्रहण की है, तो यहाँ से केवल 2 नाम और 2 क्वेश्चन ही पुट अप होंगे। मैंने ये प्रीवियस क्लास में कहा भी था। आंसर बताएं क्या होगा, ब्रह्मगुप्त, देवगुप्त, शशिगुप्त, उपगुप्त, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर यहां पर हो जाएगा उपगुप्त। लास्ट टाइम मैं बता दे रही हूं, उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त। और ये एविडेंस या सोर्स जो है हमारा क्या है, दिव्यवदान है, ठीक है, यह हमारा क्या है, दिव्यवदान है। ओके, इस सोर्स का दिव्यवदान।
ओके, अनदर वन, चाहे वो आपका शेहली हो गई या दीप वंश हो गया या महावंश हो गया, इनके द्वारा हमें अन्य जानकारी क्या मिली कि इन्होंने जो बौद्ध की जो शिक्षा इन्होंने ग्रहण की वो किससे किया था, निग्रोथ एक नाम मिलेगा, निग्रोथ। हालांकि ये इस पे क्वेश्चन जो है काफ़ी कम आपको मिलेंगे, इस पे क्वेश्चन जो है काफ़ी कम है, मतलब नगण्य क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लिए आयोग हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से चलेगा, हमें आयोग के हिसाब से चलना है ना। तो अगर हम इसको याद रख सकते हैं उपगुप्त को, तो फिर इसे याद रखने में क्या प्रॉब्लम है। और ये सोर्स क्या है, ये सोर्स किसके द्वारा है, यह है सिंगली, इसके अलावा दीपवंश, महावंश, महावंश, ठीक है, महावंश। तो ये ध्यान रहेगा। ओके, दीपवंश, महावंश, क्लियर। ये सोर्स के द्वारा हमें ये जानकारी मिली। तो और ब्रह्मगुप्त वगैरह को छोड़िए, उपगुप्त को बस यहाँ पे ध्यान रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नाम और ध्यान रखेगा कि इनके ऊपर जो आपका थर्ड कह सकते हैं कि जो बुद्ध काउंसिल रहा, यानी तृतीय बौद्ध संगति, तो उसकी अध्यक्षता मुगलिपुत तिस ने किया था, ठीक है। तो उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा जो तो ग्रहण कर लिया, लेकिन इनके ऊपर जो थोड़ा सा इनको जो गुरु एज ए गुरु के टाइप में मुगलिपुत तिस के द्वारा जब भी उनके प्रभाव में आ गए, तो पूर्ण रूप से क्या किया था, ये बौद्ध धर्म को जो इन्होंने ग्रहण कर लिया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो मुगलिपुत तिस का नाम को भी, क्योंकि थर्ड जो आपका काउंसिल किया गया, तो उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने किया था। थर्ड काउंसिल का कब हुआ था, तो थर्ड काउंसिल को लेकर के आपको थोड़े बहुत जो ईयर का वेरिएशन मिलता है, कहीं कहीं 245 बीसी मिलेगा, कहीं आपको 252 बीसी भी मिलता है, तो ये ईयर वेरिएशन है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपकी 4 संगति हैं, काउंसिल्स हैं, उनमें से कौन कौन से हैं जो बिहार में हुए हैं। तो आप लोग खुद सोचिएगा कि बिहार में कौन कौन सा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, महावीर का जन्म स्थान, महावीर पे नहीं आएंगे क्योंकि महावीर मैंने आप लोगों को जैन धर्म पढ़ाया नहीं है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, बोध गया। ये तो पॉइंट मैं बताई हूँ। कहाँ किया गया था, राजगीर में किया गया था। राजगीर की सप्तपर्णी गुफा है ना, सप्तपर्णी गुफा में किया गया। क्योंकि अच्छा ठीक है, वो भी टॉपिक्स मैंने आपको नहीं बताया ना कि कहाँ कहाँ बिहार में जो है आपके बौद्ध स्थल, जैसे बराबर की पहाड़ी हो गई, या लौरिया नंदनगन, लौरिया अरेराज हो गया, या रामपुरवा हो गया, ये कुछ स्थल्स हैं बिहार का जो इंपॉर्टेंट है। उसको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में बता दूंगी। तो बिहार में बौद्ध संगति क्या होगा, राजगीर हो जाएगा। और कब किया गया, पहली बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 483 बीसी में, 483 बीसी में फर्स्ट। सेकंड कब हुआ, 383 बीसी में। थर्ड कब हुआ, 245 बीसी या 251 बीसी, 52 बीसी माना गया। एंड फोर्थ कब हुआ, तो फर्स्ट आपकी एडी आ जाएगी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया, द्वितीय बौद्ध संगति हम लोग पढ़े हुए हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक मौर्य, कनिष्क। तो कालाशोक के समय में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, ठीक है, कालाशोक के समय में, या काकवर्ण भी इसको बोला गया है। और कहाँ किया गया, या कहाँ हुआ, वैशाली, वैशाली। तो पहला अभी मैंने कहा था कि जब एक राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, तो तीनों के तीनों तो बिहार में ही हुए, है ना। तो तीनों के तीनों कहाँ हुए, बिहार में ही हुए, ठीक है। नहीं, कल एमसीक्यू नहीं होगी, क्योंकि मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उसको आज कवर हो गई। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो आज आपकी कवर हो जाएगी, उस टॉपिक पे बेस्ट एमसीक्यूज। फिर कल की क्लास में हम लोग कोशिश ये करेंगे, बस एक वीक का टारगेट ये रहेगा कि हमारा उसमें मेडावल और एंशिएंट दोनों जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न पे आएंगे। चलिए, सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न से ही हैं। हाँ, इसका टाइम पीरियड क्या है, 383 बीसी। टाइम पीरियड भी लिख लें, 383 बीसी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तृतीय बौद्ध संगति कनिष्क, अशोक, हर्ष, खारवेल। तो क्या होगा, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति कब होगा, 245 बीसी या 251 बीसी, ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। अशोक के समय में किया गया था। और कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र।
नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ जो है किसके अधीन हुआ? उत्कर्ष मगध साम्राज्य का जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कब से हुआ? तो बिहार का एकीकरण जब से अंग को इसने मगध में मिलाया और वहीं से बिंबिसार के समय से ही जो है उसका जो है उत्कर्ष आरंभ हो गया था, बिंबिसार के समय से। तो राइट आंसर क्या होगा? बिंबिसार होगा। उत्कर्ष क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है। इसका उत्कर्ष जो है कब आरंभ हुआ, इसके और किसके अधीन किया गया है? तो बिंबिसार के समय से आरंभ हुआ है। इसको एकदम मतलब दिमाग में बैठा करके रखिए, ठीक है। अंग को जब इसने मिलाया और अंग की राजधानी चंपा, इसने क्या था कि जब उनके बीच में चल रहा था कि नहीं अब हमें क्या करना है, संबंध जब थोड़े से बिगड़े तो इसने मिला लिया उसको, ठीक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रवेश, कैसे हैं? चलिए, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज का मैंने कहा भी था कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। 315 BC, 305 BC, 311 BC, 320 BC। तो 320 BC तो हो नहीं सकता, ठीक है। 315 इसका राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में, मेगास्थनीज जो है किसने इसको भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। तो सेल्यूकस के नाम को ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर, इसने भेजा था एज ए एम्बेसडर के रूप में। मेगास्थनीज की पुस्तक का जो है कौन सी है? इंडिका है। ये यहाँ पर कब आया? 315 ईयर्स में आया और करीब 15 साल करीब जो यहाँ रह करके इसने देखा, शिक्षा दीक्षा जो भी इसने ग्रहण किया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। सिकंदर, खुसरो, डेमेट्रियस, सेल्यूकस। तो क्या होगा? सेल्यूकस ने, ठीक है, सेल्यूकस ने भेजा था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी को पता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि इस बुक में जो है अर्थशास्त्र मेंशन है। ऐसा लगेगा कि चलो कोई इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ लिखा गया होगा, बट दिस बुक वाज बेस्ड अपॉन पॉलिटी। किसके ऊपर बेस्ड था ये? किसके ऊपर था यह? तो यह पॉलिटी के ऊपर है। अर्थशास्त्र जो है बेस्ड ऑन पॉलिटी, ये ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन पॉलिटी, है ना। ये क्वेश्चन क्योंकि पूछता है कि अर्थशास्त्र में जो है किसके बारे में है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य हो गया, दोनों सेम नाम है, ठीक है। अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जो उल्लेख है, यह किस अभिलेख में आपको मिलता है? किस अभिलेख में? पड़ोसियों के साथ। हालांकि एक्चुअली यहाँ पर लेख एक यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस जो हैं शिलालेख 13 में भी थोड़ा सा यहाँ पे अलग एक होना चाहिए था जो दिया नहीं गया है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मैंने आप लोगों को अभिलेख पढ़ाया तो है, लेकिन पूरे हम लोग बुद्ध को लेकर के चर्चा नहीं की है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो देखिए अशोक के जो अभिलेख है ना, ये जो आप देख रहे हैं सहबाजगढ़ी है ना, तो ये आपका अगर अभिलेख की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने जिस भाषा का, यानी यहाँ पर इन्होंने अरामाइक भाषा का यूज़ किया था, ग्रीक और अरामाइक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ग्रीक और अरामाइक का। और इनकी भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। इनकी जो टोटल लैंग्वेज कौन सा यूज़ किया गया? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी, लिपि ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। तो सहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो यहाँ पर पाया गया, सहबाजगढ़ी का अभिलेख पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ और इनको छोड़ दिया जाए अगर, तो इसके अलावा रेस्ट ऑफ जितने भी हैं यहाँ पर जो इस लिपि का प्रयोग किया गया, ब्राह्मी का और भाषा प्राकृत भाषा का, ठीक है। नाउ अगर वहीं पर जो शिलालेख आपको दिखाई दे रही है, तो इस शिलालेख में, हालांकि ये क्वेश्चन जो है अशोक के पड़ोसी से महत्वपूर्ण संबंधों का उल्लेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 पारा,
सौपारा अभिलेख क्यों होगा? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि अशोक ने क्या किया था। अशोक के समय में ये जो आपका गिरनार, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख है ना, सौपारा यानी गुजरात, तो पश्चिम के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, पश्चिम के साथ। तो ये एविडेंस कहाँ मिलता है? तो ये हमें मिलता है सौपारा अभिलेख में, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है शिलालेख जो 13 की बात की गई है, तो यह आपका 13th शिलालेख में क्या मेंशन किया गया था? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो 13th में है, कलिंग युद्ध का वर्णन। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछता है कलिंग युद्ध जो हुआ था इसका जानकारी हमें कहाँ मिलता है? तो 13th शिलालेख में, यही है वो इंस्क्रिप्शंस 13 में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये इसको ध्यान रख लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र। एक क्वेश्चन यहाँ पर और होना चाहिए, मुझे लग रहा है क्वेश्चन शायद यहाँ पे ऊपर नीचे आ गई है, देख लेती हूँ। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन क्या है? नगर का प्रशासन कैसे पता चला हमें? मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का मैंने अभी अभी कहा कि मेगास्थनीज, सोचिए क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, केवल क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है कि नगर प्रशासन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नगर प्रशासन। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है ये किस पर बेस्ड है? समाज और नगर प्रशासन के ऊपर ही इसकी चर्चा है ना, नगर प्रशासन को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका। और अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है बेस्ड अपॉन पॉलिटी, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये जब भी आपके पास अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद हो जाएंगी, आप कभी भी आंसर गलत नहीं करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी पूछना है वो पूछ ले, लेकिन आपके आंसर गलत नहीं होंगे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग। मौर्य वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक। क्वेश्चन देख रहे हैं? क्वेश्चन को मैंने कहा है कि या तो वो संस्थापक पूछेगा या तो वो अंतिम शासक पूछेगा। तो यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक, सॉरी मौर्य वंश का मैं वहां पे क्यों दे दी, जस्ट ए मिनट। हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंद वंश का। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। ठीक है, घनानंद। और वैसे भी नंद वंश में आपको केवल दो ही नाम मिलेंगे, महापद्म नंद की और घनानंद की। आपको बीच के कोई नाम मिले इतिहास में? बीच में कोई नाम मिला? नहीं, केवल क्या होगा आपको, या तो नंद वंश में महापद्म नंद या घनानंद। ठीक है, दूसरी चीज है महापद्म नंद को लेकर के एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसे भी इतिहास का पहला जो है शूद्र शासक माना गया है। इसे भी इतिहास में जो है पहला शूद्र शासक माना गया है, शूद्र शासक। ठीक है, पहला शूद्र शासक। क्यों? क्योंकि इसकी माता को ऐसा माना जाता है कि ये माता शूद्र थी, ये माना जाता है। अगेन, मौर्य वंश का अंतिम शासक तो क्या होगा? वृत्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ। तो ये हो गई आपकी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A3, यानी A3 B का 1। B इज योर राइट आंसर, B इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किससे उद्धृत किया गया है ऐसा माना जाता है? बिहार का नाम, शिशुओं का आवास गृह, बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र, बिहार शरीफ स्थित होने पर महात्मा बुद्ध की कर्म स्थली के कारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार को मैंने फर्स्ट डे जब मैं क्लास ली हूं तो मैंने ये बताया था कि बिहार क्यों रखा गया? बौद्ध विहारों की बहुलता। बी इज योर राइट आंसर, है ना। जो आगे चल करके तुर्कों ने तो कहा इसे बिहार, और आगे चल करके ये बिहार बन गया। विहार का मतलब भ्रमण। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति, ऑलरेडी आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि राजगृह में क्या किया गया? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो है किए गए। तो जब वो किया गया तो इसमें कौन सा काम जो है किया गया, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, जैसे बौद्ध धर्म दो भागों में यानी स्थाविर और महासंगिक के रूप में विभाजित हो गया। मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पिछले जो क्वेश्चन करवाई वहां नहीं बताई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बताई हो दैट मीन्स उसके ऊपर आके क्वेश्चन बेस्ड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन। सूत पीटक और विनय पीटक में हुआ। बौद्ध धर्म दो भाग यानी हीनयान और महायान में ये बट गया। और लास्ट है
डी दिया गया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बौद्ध धर्म, बी इज योर राइट आंसर, कि बुद्ध की जो शिक्षा थी उसका संकलन किया गया और उसको क्या किया गया, उस संकलन को सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ था। दूसरी चीज है ये जो जैसे हम लोग की धर्म ग्रंथ है, हम लोग क्या बोलते हैं, रामायण पढ़ते हैं, है ना, हमारा धर्म ग्रंथ है जिसमें रामायण क्या हुआ, राम सीता लक्ष्मण, ये पुरानी जो हम लोग उससे पढ़ते हैं, ठीक है, रामायण हमारा धर्म ग्रंथ है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गीता भी हम लोग पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म में अगर उनके ग्रंथ की बात की जाए, उनके टेक्स्ट की बात की जाए तो क्या होगा, उनके ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक। ये ध्यान रखिएगा तो अपने आप आपको याद रह जाएगा कि उनके ग्रंथ का क्या नाम है, त्रिपिटक। जैसा हमारा ग्रंथ है, हम लोग बोलते हैं रामायण हो गया, गीता हो गया और कुरान है ना, मुस्लिम्स कुरान पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस बाइबल पढ़ते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म वाले त्रिपिटक पढ़ते हैं। तो अब त्रिपिटक के जो कुछ बुद्ध के उपदेश थे, है ना, उनको डिवाइड कर दिया गया, उनको डिवाइड कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्रंथ तो है जो त्रिपिटक, ऑलरेडी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको इस तरह से, हालांकि टाइम हो रही है ना, जस्ट ए मिनट, बस मैं केवल 1 मिनट का, हालांकि मैं सोची थी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगी बट शायद टाइम ना हो पाए। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में। ये जो आप देख रहे हैं स्थावर और महासंघक, ये आपका जब सेकंड बौद्ध काउंसिल की गई थी उस समय में इनका डिवाइडेशन किया गया था, ठीक है, इनको डिवाइड किया गया, 2 भाग हुए थे सेकंड बौद्ध संगति में, ठीक है, सेकंड बुद्ध संगति, ये ध्यान रखिएगा, सेकंड वाले में। और ये हुआ था आपका 4th वाले में, ये 4th वाले में हुआ था, हीनयान और महायान 4th वाले में हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस आप लोगों के और कितने रह गए हैं। 1 मिनट में क्वेश्चन जरा देख लूं कितने क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन है मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद, शिशुनाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिशुनाग। इसको ध्यान रख लीजिएगा, राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा शिशुनाग, ठीक है, इसका राइट आंसर शिशुनाग। ओके, 1 मिनट में क्वेश्चन फिर से शायद आप लोग देख ना पाए हों। हाँ, किस वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन को फिर से देख लें, शायद ना देख पाए हों। क्या है? चलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कालाशोक। ओके, ये ध्यान रखिएगा, कालाशोक।